नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं बिहार से। बिहार में इलेक्टोरल लिस्ट रिवीजन का जो मामला है उस पर अपोजिशन का जो एतराज़ है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मुसलसिल अपोजिशन की जानिब से इस बात पर एतराज़ जताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला किया है उसके पसपर्दा वोट बंदी, नोटबंदी के बाद मोदी हुकूमत का वोटबंदी इकदाम उसको ये कहा जा रहा है। आज बिहार में बड़े पैमाने पर अपोजिशन जमातों, बिलखुसूस इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसकी जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। सड़कें बंद कर दी गई हैं। आरजेडी की जानिब से 0 माइल चौक जो है बिहार का, मुजफ्फरपुर का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। सड़कें वगैरह, ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। जो रियासत भर में ट्रेनें चलती हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। ये एक पहला बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है इंडिया ब्लॉक की जानिब से वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में जो एतराज़ात है उसके ऊपर। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। किरण, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 24 जून को जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ऐलान किया गया था कि बिहार में जो जितने भी वोटर्स हैं उनकी असर नौ नज़रसानी होगी और फिर उनकी जो है नई लिस्ट जारी की जाएगी और ये लिस्ट 1 अगस्त तक ये लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता जो है अपोजिशन ने तशवीश ज़ाहिर की थी और कहा था कि टाइम नहीं है, दिसंबर में इलेक्शन होने हैं, दिसंबर के अंदर में टाइम नहीं है और इतने टाइम में आप 5 करोड़ लोगों के दोबारा से वोटर आईडी कार्ड कैसे जारी कर सकते हो। पहला एतराज़ तो ये था कि टाइम नहीं है, इतने टाइम में मुमकिन नहीं है वोटर्स का, और ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया था कि इस मुहिम से आपने जो नज़रसानी की जो आपने फिर दोबारा से मुहिम शुरू कर रखी है, इस मुहिम की वजह से जो है लाखों वोटर्स वोट देने से महरूम हो जाएंगे और उनके बुनियादी हक़ की जो है पामाली होगी। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया गया था। इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम भी दिए गए थे, करारदादें दी गई थी, अपील की गई थी कि आप करिए नज़रसानी, मगर इस तरह से जी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो मनोज झा ने एक दरख्वास्त दायर की थी, तो उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को उस पर सुनवाई भी है। जी बिल्कुल, 10 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया एप्लीकेशन और हिदायत जारी की वोटर्स को कि आपको 1 अगस्त से पहले दरख्वास्त अप्लाई करनी है, वरना आपका वोटर जो मौजूदा कार्ड है वो तो रिजेक्ट हो गया, नया कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा और फिर वो मतलब उम्र भर के लिए वो जो हक़ रायदही है उससे वो रायदहिंदा जो है वो महरूम हो जाएगा। तो इस तरीके से और फिर एक दूसरा जो एक हैरत अंगेज़ पहलू ये सामने आया कि आधार कार्ड को जो है सबूत के तौर पे शामिल नहीं किया गया। ये जो है एक बड़ा अहम पहलू है, अहम पहलू है। और ये कहा गया कि वोटर आईडी कार्ड का जो मतलब है कि जो अप्लाई कर रहा है वोटर आईडी कार्ड के लिए, उसको अपनी तो डिटेल देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें जो है पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है और भी दूसरी चीज़ें जो है उसको सबमिट करनी होगी। 11 चीज़ों की जो है डिटेल दी गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि उसको अपने बाप की भी जो है आइडेंटिटी देनी होगी, अपने फादर की बर्थ सर्टिफिकेट उसको अपलोड करनी होगी। ये चीज़ जो है अपोजिशन को खटक रही है। अपोजिशन ने साफ तौर पे कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश है, वोटरों को महरूम करने की साजिश है, गरीब लोगों को महरूम करने की साजिश है। और बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल सैलाब की जद में आता है। दरियाए गंगा आपको भी पता है, सभी को पता है कि दरियाए गंगा जब वहाँ उत्तराखंड से निकलती है तो यूपी में दाखिल होने के बाद फिर बिहार में आ जाती है। बिहार के एक बड़े हिस्से से दरियाए गंगा गुजरती है और दरियाए गंगा में जब तुग़यानी आती है तो आधा बिहार पानी में डूब जाता है। बिहार के लाखों गांव जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस मतलब एक गंगा के उतरने के बाद फिर नई ज़िंदगी लोग शुरू करते हैं। तो बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन से कहा गया, गाँवों के नाम लिखे गए पूरे कि कौन से ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ आती है
और फिर लोग जो है अपना सारा कुछ खो देते हैं। गांव तक के नाम लिखे गए और कहा गया कि उनके पास आपको कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ये एप्लीकेशन लोड कर दिया है, अब जो इसमें अप्लाई करेगा उसी को कार्ड मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। अब आप मतलब एक हर धर्मी का जो है, देखिए हर धर्मी का मुजाहरा इलेक्शन जी। कमीशन की जानिब से किया जा रहा है। हालांकि नए जब इलेक्शन आईडी कार्ड बनता जी। है, बच्चा 19 साल का हो जाता है, तो जब जी। दरख्वास्त देता है तो उसमें आप अपना जो आधार कार्ड है उसको आप कबूल कर रहे जी, हैं, और रिवीजन में आप कबूल नहीं कर रहे। कबूल फिर नहीं कर दूसरी चीज के अपने वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट अगर लाके वो जी। पेश करे या नहीं है, तो जो भी उसके आइडेंटिटी जो मांगी मुतबादिल गई जो है। दस्तावेजात हैं वो मुतबादिल दस्तावेजात पेश करने का इसरार वहां पे किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो ये है कि अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वोटबंदी है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी जी, का काम किया जा रहा है। फिर दूसरी सियासी जमातें ये कह रही है कि गैर मौलाना बिहार में एनआरसी नाफिज कर दिया गया है, बिल्कुल, ऐलान के बगैर, इलेक्शन कमीशन के सहारे, इलेक्शन कमीशन के कांधे पे बंदूक रखकर मरकजी हुकूमत जो है बिहार में एनआरसी नाफिज कर रही है। बिल्कुल। देखिए अचानक क्यों जो है इलेक्शन कमीशन को ख्याल आता है कि वोटर्स की जो है वोटिंग लिस्ट पे नज़रसानी होनी चाहिए। क्यों इलेक्शन कमीशन को ख्याल आता है कि पूरे बिहार के लोग जो है फिर दोबारा से जो है वोटर आईडी कार्ड लेंगे। क्यों उनको जो है ये ख्याल ऐसे वक्त आता है जबकि वहाँ पे इलेक्शन सर पे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं लोगों ने साहब, कहा। एक चीज ये भी हो सकती है कि मुसलसिल इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन की जानिब से निशाना बनाया जा रहा जी। है। खास तौर पर महाराष्ट्र के इंतखाबात के बाद जी। बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन की जबान पे है, जी, और बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन की कोताहियां, नाकामियां, गफलत और बदउनवानियां जो है उसको मंजर आम पर लाने का काम अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की जानिब से, खास तौर पर राहुल गांधी जो है हिंदुस्तान भर में घूमकर ये काम कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपोजिशन से, इंडिया ब्लॉक से ये बदला ले रहा है? बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे जाहिर हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रहा था जो पवन खेरा हैं कांग्रेस के तर्जुमान हैं, सुप्रिया श्रीनेट हैं जो कांग्रेस की तर्जुमान हैं, और फिर जो है तेजस्वी यादव हैं जो आरजेडी के जो है लालू प्रसाद के बाद 2 नंबर के लीडर हैं, और फिर दीगर जो है लीडरान, जैसा कि हमने देखा कि असदुद्दीन अवैसी भी गए थे इस मामले में वहाँ पे। सभी ने दो टोक अंदाज में ये बात कही है, वाज़े तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इतना मतलब है कि खुल के कहा इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और उन्होंने इस बात पे हैरत जाहिर की कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की बोलती क्यों बनना है। जी। उन्हीं की बैसाखी पे तो, उन्हीं के सहारे तो बीजेपी की मरकज़ में सरकार चल रही है। फिर यहाँ उनको सांप क्यों सूंघ गया है, उन्हीं की जो है रियासत में इस तरह की जो है इक़दामात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अचानक इस तरह का जो है इक़दाम कर देता है, ये ऐलान कर देता है, और बिहार के 5 करोड़ से ज़ायद वोटरों के लिए जो है ख़तरा बन जाता है। मतलब किस तरीके से आप मुसल्लत कर सकते हैं वोटरों पे। देखिए ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो वोटर आईडी कार्ड है, 19 साल का हर नौजवान जो है 19 साल का होगा तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएगा। वो कब 19 साल का होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन के पास से 19 साल का हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इससे पहले भी कहा गया था, जब अचानक मोदी ने जो है एक झटके में ऐलान किया था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद, तो तब भी लोगों ने कहा था कि नोट बंद करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वो धीरे धीरे नोटबंदी होती है। पुराने नोट जो है जब बैंकों में जाते हैं तो नोट रोक लिए जाते हैं, फिर उसके बाद नए नोट जारी किए जाते हैं। ये एक तरीक़ाकार है। ऐसा अचानक आप ये कह देंगे कि रात 8 बजे से 500 के 1000 के नोट बंद, तो फिर लोग सड़कों पे आ गए, दहशत का माहौल पूरे मुल्क में पैदा कर दिया गया। आप बादशाहों से बदतर जो है सूरत हाल पैदा कर रहे हो। ऐसा फैसला कोई नहीं करता। और फिर आपने देखा कि आपको याद होगा कि कोरोना हो गया था जी। तो कोरोना में अच्छा एक दिन कहा गया कि एक दिन के लिए लॉकडाउन पूरे मुल्क में जी। एक दिन के लिए। दूसरे दिन ऐलान होता है कि आज से पूरे मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन, जबकि लोगों का कहना है कि सिचुएशन जो कोरोना की थी, हर रियासत में अलग अलग सिचुएशन थी। अगर हुकूमत चाहती थी तो रियासत वाइज जो है ये लॉकडाउन करवा सकती थी, एरिया वाइज, रियासत वाइज। लेकिन जानबूझ के
140 करोड़ लोगों पे अजाब नाजिल किया गया, 140 करोड़ लोगों को मजलूम बना दिया गया, 140 करोड़ लोगों पे जो है मुसल्लत किया गया एक हुक्म, एक आदमी, एक वज़ीर आज़म जो आवाम एक ही तानाशाह के हुक्म की तरह, एक तानाशाह के हुक्म बिल्कुल की तरह, एक डिक्टेटर के हुक्म की तरह ये लागू कर दिया गया, ये उनके ऊपर लाजिम कर दिया गया कि वो जहाँ है वहीं रुक जाएं। एक एक फरमान जारी होता है, एक फरमान में पूरी नोट बंद हो जाती है, एक फरमान जारी होता है कि सारा मुल्क बंद हो जाता है। फिर अब एक फरमान जारी हुआ है कि ओट जो है ओट बंद हो गई, ओट बंद हो गई। अब नए एप्लीकेशन डालिए, नए एप्लीकेशन नहीं, एक तानाशाह के फरमान के मुतरादिफ ये मामला हो गया। राहुल गांधी भी पटना में एजिटेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी खुद बनफसा नफीस इंडिया ब्लॉक के इस एहतजाज में शामिल होंगे। सज्जाद साहब, यहाँ पर बिहार में इलेक्शन कमीशन इस तरीके का काम कर रहा है। आप अगर बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासत आसाम को देखते हैं तो वहाँ पर थर्मल प्लांट के लिए धुर्बी में 2000 जो मुसलमानों के खानदान हैं उनको वहां से उखाड़ फेंक दिया गया है धुर्बी से। वहां पर एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, वो थर्मल पावर प्लांट के लिए बेघर कर दिया गया है 2000 से जायद जो है मुसलमानों के खानदानों को। कि बिल्कुल देखिए, ये मुसलसल जो है इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि आसाम के बारपेटा में जो धुबरी ज़िला है, धुबरी ज़िले में जो है इंतज़ामिया ने अचानक जो है 2000 मुसलमानों के घरों को गिराना शुरू कर दिया है। क्यों? इसलिए गिराना शुरू कर दिया है कि वहाँ हुकूमत का एक प्रपोज थर्मल प्लांट जो है वहाँ पे कायम किया जाने वाला है, और वो थर्मल प्लांट अडानी ग्रुप का है। अलमिया ये है कि ये जो थर्मल प्लांट है अडानी ग्रुप का है, और इस थर्मल प्लांट के लिए बग़ैर सोचे समझे मुसलमानों के घर गिराए जाने लगे हैं। देखिए, बीजेपी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अज़ियत दे के या मुसलमानों को जो है तकलीफ़ दे के, उनके घर गिरा के, उनको बुलडोज़र से जो है उनको दहशतज़दा करके हम जो है इक़्तिदार में कायम रहेंगे, हम जो है इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। तो ये उनके काम ख्याली है। यकीनन आज आपने 2000 मुसलमानों के घर गिराए हैं, लेकिन इन 2000 घरों के मकीनों की आय हैं। देखिए 2000 घर हैं, 2000 घर का मतलब है कि इनके मकीन 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं। तो इतने लोगों को आपने एक झटके में जो है बेघर करने का काम किया है। तो यकीनन ये एक बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है कि जिस तरीके से जहाँ जहाँ हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ज़बी साहब बात की थी कि जहाँ जहाँ बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतें हैं, जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि पुणे के जो है एक गाँव में कैसे मुसलमानों का बाइकाट करने का काम किया गया है। और आज देखिए हुकूमत की जानिब से साफ़ तौर पे जो है एक मतलब एक असम के जो है एक ज़िले में, एक इलाके में, एक बड़े इलाके में महज इसलिए कि वहाँ थर्मल प्लांट जो है कायम करना है, लोगों के घर गिराए जाते हैं। तो ये इंसानी हकूक़ की भी पामाली है। 4 तारीख को आम ऐलान किया जाता है वहाँ पर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 संतोषपुर का जो एरिया है वहाँ पर 4 तारीख को ऐलान किया जाता है, 5 तारीख को नोटिसें लगा दी जाती है। और यहाँ पर वहाँ के मकीनों का ये कहना है कि वो जीत अडानी जो है डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रुप, उन्होंने आकर कुछ दिन कबल जो है गालिबन 22 अप्रैल को उन्होंने आकर उस इलाके का दौरा किया था, और ये थर्मल पावर के लिए मंजूरी वहाँ से उन्होंने किया कि ये मुकाम बेहतर है ये बनाने के लिए। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। मगर आप अगर एक थर्मल पावर 3400 मेगावाट्स का अगर थर्मल पावर बना रहे हैं तो आप इलाके आबादियों से दूर हटके भी बना सकते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर उसी इलाके को निशाना क्यों बनाया गया जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है आसाम के, वो तो पता नहीं किस वजह से बीजेपी की आला क़यादत को मरऊब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानात जो है लगता है कि वो फ़िरका परस्ती का जहर जो है उनके सारे जिस्म में फैल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन जिस तरीके की बातें हमने देखी हैं
इक़्तिदार में आने के बाद से ही बसपा शर्मा की जो जो ज़ुबान है, जिस तरह की बातें हैं, जो शरंगेज़ी है, और मुसलमानों के हवाले से देखिए, एक चीफ़ मिनिस्टर के मुंह से जो है इस तरह की सतही और गिरी हुई बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये मामूल का काम है, वो जी चीफ मिनिस्टरान, बीजेपी के चीफ जी मिनिस्टरान का, वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये आप देखें, आप ये इनका ये मामूल है, जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ में जहर नहीं उगलते, मुसलमानों के खिलाफ में कोई सख्त जारहाना जारहत भरी कार्रवाई नहीं कर लेते, उस वक्त तक शायद ये चैन की नींद नहीं सो सकते। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़, देखिए आसाम में मुसलमान अक्सरियत में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 17, 18, 20 एमएलए जो है आसाम में असम्बली में चुन के जाते हैं। आपको याद होगा कि जो है मुसलमानों की इतनी अक्सरियत वाली रियासत होने के बावजूद वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं, एक तरह की शरंगें देखी जा रही हैं। आपको याद होगा कि इसी बिस्वा शर्मा ने बाज़ाब्ता असम्बली में ऐलान किया था। देखिए, वहाँ की असम्बली में अंग्रेज़ों के ज़माने से ही कहा जाता है कि जुमा के दिन नमाज का वक्फ़ा दिया, सिर्फ जुमा के दिन नमाज का वक्फ़ा दिया जाता है, जुमे की नमाज का। जी। तो बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम जो है ये जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपको जो है नमाज़ पढ़ना है तो आप मत आइए असम्बली, आप क्यों आ रहे हैं असम्बली। तो वो जो तारीखी अंग्रेज़ों ने भी जो है अंग्रेज़ जो अच्छा, ना सिर्फ वो जुमा की रियायतें, बल्कि रमज़ान के महीने में जो रियायतें तमाम रियासतें फराहम करती हैं मुसलमान मुलाजिमीन को, वो मतलब ग्रेड सी, डी या ए ग्रेड के जितने भी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम हैं, जो रियायतें माह रमज़ान में उन्हें फराहम की जाती हैं, तमाम रियासतों की जानिब से की जाती हैं, उन तमाम वो रियायतों को भी हेमंता बिस्वा ने ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल, एक सेकंड में उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते। जैसे मुसलमान नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा हो के आप 2 सेकंड में, और इंतहाई बदतमीज़ी के साथ, इंतहाई एहानत के साथ आप जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से आप रिमार्क करते हैं। और जो है मदरसों के हवाले से उन्होंने किस तरह की रकीक बातें कही हैं, आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितने मदरसों को उन्होंने जो है गिरा दिया, महज ये कहते हुए कि ये जो है आतंकवादियों के अड्डे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है और ये जो सिलसिला जारी है, यकीनन देखिए, हमने इससे पहले भी बात की कि आप इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत को साइडलाइन करके इस मुल्क की तरक्की का नहीं सोच सकते। आपको इस मुल्क को तरक्की देना है और इस मुल्क में जो है आपको अमन अमान कायम करना है, तो आपको इस मुल्क के हर शहरी को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप इक़्तिदार में आए हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका एजेंडा क्या है, वो आप अपने पास रखिए, लेकिन आपने आइन पे हाथ रख के कसम खाई है, आपने आइन पे हाथ रख के हलफ उठाया है कि आप जो है आइन के तहत, आइन के मातहत काम करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आइन से टकराव जैसी सूरत हाल पैदा होती हो। लेकिन आज इस तरीके से मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ मतलब एक कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ हम देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि इनका तो एक ही एजेंडा बन गया है। इनको तो बस दुनिया में अगर किसी से दुश्मनी है तो मुसलमानों ही से यकीनन मुसलमानों से इख्तलाफ दुश्मनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जहर आलूद हो गए हैं, मुसलमानों की नफरत का जो जहर है वो इनके रग रग में बस गया, खा वो योगी आदित्यनाथ हो या हेमंता बिस्वा हो। आप मुसलसिल हम देखते हैं, असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर हो, कहीं पे गौरक्षा का मामला आया हो, कहीं पे लव जहाद की बातें हो, कहीं पे लैंड जहाद की बातें हो, वहाँ पर सबसे पहले आप हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आप यकीनन सुनेंगे। और वो इतना जहर उगलते हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से सिवाय जहर के कोई दूसरी चीज़ मुसलमानों के मुताल्लिक़ नहीं निकलती। और फिर जहाँ पे मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने का उन्हें मौका जब मिलता है तो वो मौका भी नहीं छोड़ते, खा वो मदरसों का इन्हेदाम हो या फिर बहुत सारे मामला हैं। 3 तलाक़ के मामले पे जो जब अदालत में ज़ेरे दौरा मामला था, उस वक़्त जो जिस तरीक़े की ज़बान का इस्तेमाल हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया था,
तो यकीनन एक आईनी ओहदे पर फायज शख्स की जानिब से इस तरह का बयान जो है आईनी उसूलों और मुल्क के आईनी अक़दार और उसूलों को पामाल करने के मुतरादिफ। और यकीनन ये लोग मुसलसिल, खा वो RSS के कोई बड़े कायदीन हो, VHP बजरंग दल के लीडर हो, या फिर BJP के कायदीन हो, अरकान पार्लियामेंट है, वज़रा हैं, अब चीफ मिनिस्टरान जो है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद 2015 का जब बिहार इलेक्शन चल रहा था, बिहार इलेक्शन में शमशान और ख़बरस्तान की बात, कपड़े देखकर, लिबास देखकर पहचानने की बात, इस तरीके की बातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। तो फिर अब हेमंता बिस्वा शर्मा या फिर योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान या फिर निशिकांत दुबे ऐसे लोगों की जानिब से अगर कोई बयान दिया जा रहा है, जहर आलूद बयान दिया जा रहा है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इनका जो सरबराह है उस सरबराह का खुद जहन और ज़बान जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर में जहर आलूद है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए, अब निशिकांत दुबे के हवाले से गोश्ता रोज़ आपने भी देखा कि किस तरीके का उनका बयान आया था मराठी और हिंदी के मामले को लेकर। तो कल जिस रद्दअमल जो आया है संजय राउत और जो है आदित्य, जो उद्धव ठाकरे के पोते हैं, बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी दुख ठोक अंदाज में कहा कि इस बंदे का जो है ज़बान तो गंदी है, इसका जहन भी गंदा है और इसकी नस नस में जो है नफरत भरी हुई है। यकीनन। देखिए, महाराष्ट्र की बात क्योंकि सरसरी तौर पर हम जिक्र कर लेंगे, महाराष्ट्र में मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर आ गई है बीजेपी इख्तिदार में होने के बावजूद भी मराठी इजारादारी जो है वो मराठी इजारादारी के सामने बेबस और मजबूर दिखाई दे रही है, खा वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों भी मराठों के सामने दो जानू बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो घुटनों पे आ गए हैं। मराठी अवाम ने इस मामले को, हिंदी के मामले को लेकर मरकज को घुटनों पे ला दिया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि वहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद से बीजेपी जो है वो चिराग पाए। ये बड़ी कोशिश की उन्होंने खानदान में, घर में रखना पैदा करने की, दो भाइयों के बीच में नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियां सेकने की मुसलसिल कोशिश को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने तो ये कोशिश नहीं की थी, मराठी जबान ने इन्हें मुत्तहिद कर दिया, इन्हें एक स्टेज पे ला दिया, एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। और यहाँ पर कमाल की बात यह है सज्जाद साहब, ये कि मरकज जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह मराठों के सामने घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जो सिचुएशन यहाँ की है और जिस तरीके से पूरे जो है मराठी एक हो गए हैं, तोते उड़ गए थे बीजेपी की जो इक़्तिदार में है, चाहे वो फडणवीस हों, चाहे वो जो है शिंदे, एकनाथ शिंदे हों, इनके तोते उड़ गए थे। आज संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कहाँ गया, मराठी ज़ुबान के मामले में वो सामने क्यों नहीं आता। तो बहरहाल मराठियों ने अपनी ज़ुबान को लेकर जिस तरीके से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से वार्निंग दी है बीजेपी को, तो यकीनन बीजेपी को लगने लगा कि हम इनको जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे तो जो है इनको हरा सकते हैं, लेकिन मराठी के नाम पे हरा नहीं हिंदी मराठी के नाम पर इन्हें नहीं हरा सकते, इन्हें ज़ेर नहीं कर सकते। अब ये मसले को डाइवर्ट करने के लिए असेंबली की जानिब से वजह नुमाई नोटिस जो है कुणाल कामरा को, कुणाल कामरा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था उनकी स्टैंड अप कॉमेडी से। एकनाथ शिंदे को जो उन्होंने निशाना बनाया था, वो उनका एक गाना है, मशहूर गाना, अब हम वो तो गाए तो नहीं सकते वो गाना, मगर वो उस गाने के जरिए से उन्होंने एकनाथ शिंदे को जो निशाना बनाया था, तो वो उसके ऊपर वजह नुमाई नोटिस ये जारी करने का असेंबली की जानिब से, महाराष्ट्र असेंबली की जानिब से फैसला किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि जो हिंदी और मराठी का जो तसादुम है महाराष्ट्र में चल रहा है, उससे आवाम को डाइवर्ट करे। ये खबर उड़ीसा से भी आ रही है सज्जाद साहब, ये भी बड़ी, आप देखिए, आप वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है, 444 माइग्रेंट वर्कर्स को ये कहकर सेंटर्स में डाल दिया गया है, तहवीली जो मराकिज होते हैं, डिटेंशन सेंटर्स जो होते हैं, और उनमें ये डाल दिया गया है कि वो रोहिंगी और बांग्लादेशी हैं। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है, जैसा कि जो है अभी हमने बात की कि बिहार में सैलाब ने लोगों की दस्तावेज़ात ख़त्म कर दी हैं, वही सूरत हाल उड़ीसा और आसाम की भी है। देखिए, आम तौर पे जो मतलब बांग्ला ज़ुबान बोलने वाले लोग आबाद हैं, जोग्राफियाई लिहाज से
हम देखें तो ये जो मगरबी बंगाल है, मगरबी बंगाल के अलावा मगरबी बंगाल की सरहदें उड़ीसा से भी लगती हैं और जो है आसाम से भी जी। लगती हैं। तो मगरबी बंगाल के साथ साथ आसाम और जो है उड़ीसा में भी बांग्ला ज़बान बोलने वाले लोग आबाद एक्सेंट हैं। आता है, वो तलफ़ुज़ बिल्कुल, जो है बिल्कुल। वो तलफ़ुज़ बंगाली आ ये जाता है बंगाली तलफ़ुज़ में। तलफ़ुज़ तो आबाद हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो अब अचानक जो है 444 लोगों को ये कहते हुए जो है जेल में डाल दिया जाता है, हिरासत खानों में डाल दिया जाता है कि रोहिंग्या हो सकते हैं या बांग्लादेशी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबूत नहीं दिया है शहरी जी। होने का। तो बहरहाल जो है अब शहरी होने का सबूत ना देने के लिए बहुत आसान है गरीब बंगाली बोलने वाले जो है लोगों को। और जाहिर सी बात है, ये उड़ीसा हो या आसाम हो, वहाँ बंगाली बोलने वाले लोगों की अक्सरियत मुसलमान है। यकीनन। अब उनको आप चाहे रोहिंग्या कह लो, चाहे बंगाली कह लो, जी, यकीनन देखिए अब जी बांग्लादेशी कह लो, चाहे आप रोहिंग्या कह लो। असल में ये जी रोहिंग्याई और बांग्लादेशी का जो ये टर्म यूज़ की जा रही है, जी ख़ास तौर पर शुमाल मशरक़ी रियासतों में, आसाम जी हो, उड़ीसा हो, मगरबी बंगाल हो, इन रियासतों में या नागालैंड हो, इन रियासतों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इस्तिलाह का इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जिस तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे ये तो यही लग रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल। ये इस्तिलाह का इस्तेमाल जहाँ किया जा रहा है। जहाँ काम हो रहे हैं, उड़ीसा भी अब बीजेपी की जो है जी। क़यादत में आ जी गई जी है, जी उड़ीसा की रियासत भी। वरना तो इससे पहले बीजू पटनायक की हुकूमत वहाँ पे हुआ करती थी, बीजू जनता दल बीजेडी की हुकूमत, लेकिन अब वहाँ पे बीजेपी आ गई है इक़्तिदार में। तो यकीनन देखिए, आपको याद होगा कि झारखंड में जब इलेक्शन हो रहे थे तो अमित शाह ने बांग्लादेशियों का इशू बनाया था। तकरीर में अमित शाह कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे हमें अगर इक़्तिदार सौंपा जाएगा झारखंड में। तो फिर झारखंड के मुकामी जो जमात है, जो वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडरों ने जो जवाब दिया, यकीनन वो जो है बीजेपी के लिए किसी जो है तादियाने से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर तो आप हैं, सारे सरहदों की जिम्मेदारी तो आपके पास है, आपको नहीं मालूम है कि कौन बांग्लादेश है, कौन जो है इंडियन है, कौन जो है बांग्लादेशी है। आप जो है यहाँ आके सियासत कर रहे हो कि बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करेंगे। आपकी ये सियासत जो है चलने वाली नहीं है। और यकीनन वहाँ पे अमित शाह की सियासत नहीं चली और फिर जो है वहाँ पे बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल यहाँ भी हम यही कह सकते हैं कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या के नाम पे चंद सौ लोगों को आप हिरासत खाने में डाल के आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासत कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप जो है ये बाकी इंडिया में जो है लोगों को ये पैगाम मिसगाइड करना चाहते हैं आप कि देखो हम बांग्लादेशियों के साथ क्या कर रहे हैं, रोहिंग्या के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये वगैरह सिवाय वगैरह। वरगलाने के या गुमराह करने के, और ये कुछ नहीं। प्रोपोगंडे के अलावा ये कुछ नहीं जी, है। बिल्कुल। ये यकीनन देखिए जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कायदीन ने कहा था कि भाई अगर वजीर दाखिला आप हैं तो हिंदुस्तान में कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या ही है, ये तमाम चीज़ें इसका जानकारी जो है वो हुकूमत के पास ही होगी, वजारत दाखिला के पास ही होगी। उसके बावजूद भी अगर आप मुल्क भर में इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बंगालियों को निकाल फेंकेंगे, रोहिंग्यों को निकाल फेंकेंगे, तो ये सिर्फ गुमराह करने के ये हरबा है, गुमराह करने का हरबा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर चलते चलते दो अहम खबरों का तस्करा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को कहा है कि वो अगर ब्रिक्स में बाकायम रहते हैं तो उन पर 10% टैरिफ लगा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि ब्रिक्स का क़याम जो है अमरीकी जो मफादात है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और जो डॉलर का मेयार है वो डॉलर के मेयार को ख़त्म करने के लिए, उसको गिराने के लिए ये ब्रिक्स कायम किया गया है। देखना है कि हिंदुस्तान इस पर क्या इक़दाम उठाता है, हिंदुस्तान की जानिब से क्या जवाब आता है। हिंदुस्तान ब्रिक्स में रहता है या फिर अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है 10% महसूलात में इजाफे की, उसको कबूल कर लेता है। और एक अहम खबर है मशरिक़ी वस्ता से, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे नाजरीन को इस बात की जानकारी दे कि क्राउन प्रिंस वली अहद सलमान जो है, MS मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनसे ईरान के खारिजी वज़ीर ने मुलाकात की है सऊदी अरब में, जिद्दा में। अब्बास अराची ने
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और इलाके की जो सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह किया है। ये एक अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए ये परेशान कुन खबर साबित हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में जो है तनाज़ात जो है वो तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा था, मगर पिछले कुछ सालों से MBS के इक़दाम की वजह से ईरान और सऊदी अरब करीब आए हैं। ईरान और सऊदी अरब के करीब आने से यकीनन अमेरिका और इसराइल की नींद उड़ सकती है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा